कहा जाता है कि यूएस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को रशिया से अलग नहीं कर सकता, यानी कि रशिया और इनकी अलाइनमेंट बहुत ही क्लोज है। अब इनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशंस, और आज हम उसको बड़ा आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये मिडिल ईस्ट है क्या। एक और टर्म है वेस्ट एशिया। तो आपको बता दूं, जो मिडिल ईस्टर्न एक्चुअली स्फेयर है, मतलब मिडिल ईस्टर्न जो टर्म है, ये 19th सेंचुरी में ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से निकली थी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने अपने वेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से माना था कि देखो ईस्ट का जो मिडिल है, क्योंकि उस तरफ आपका ब्रिटेन हो गया, तो उसके मतलब उनके हिसाब से ये वाला पार्ट ईस्ट हो गया, तो उसके मिडिल में जो एरिया है उसको वो कहते थे मिडिल ईस्ट। आज दोनों ही टर्म्स यूज की जाती हैं। जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया टर्म ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि जो एशिया है ये इसके वेस्ट में है। इसी को साउथ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया हो गया और इसके साउथ में भी है और ये वेस्ट में भी है। जनरली जब हम यहां की जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं MENA, MENA, यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, राइट। तो हम इन सब की जियोपॉलिटिक्स को भी समझने वाले हैं और जानते हैं कि रशिया इस एरिया में कैसे अलाइन है। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। रशिया स्टिल हैज विलिंग पार्टनर्स इन मिडिल ईस्ट। और आप सबके दिमाग में आता होगा कि हम इस बात से तो वाकिफ हैं कि जब सऊदी अरब की बात आती है तो दे हैव क्लोज रिलेशनशिप विद यूएस। तो ऐसे में सऊदी अरब ऐसे कैसे हो सकता है कि यूक्रेन वॉर के दौरान वो यूएस प्रेशर के सामने झुके ना, या फिर एटलीस्ट उसकी माने कि भाई हम रशिया के अगेंस्ट हैं। लेकिन ऐसे हमने इंडिकेशंस नहीं देखे रिसेंट पास्ट में। तो ऐसा क्यों है? और बात केवल रशिया की नहीं है, बात अदर नेशंस की भी है इन दिस एरिया। पुतिन सेज रशिया टू यूज मिडिल ईस्ट वॉलंटियर फाइटर्स। करीब 16,000 वॉलंटियर्स इस मिडिल ईस्ट वाले एरिया से पहुंचे हैं यूक्रेन में कि हम रशिया की तरफ से फाइट करेंगे। ऐसा क्यों, जानेंगे। रशिया यूक्रेन हुज साइड आर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज रियली ऑन। एक्चुअली किसके साथ हैं? अब एक्चुअली वर्ड इसलिए क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट का जो फायदा है वो यूएस से भी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, वेपन्स को लेकर, क्योंकि यहां पे आपस में भी एक्चुअली डायनेमिक्स इतने सिंपल नहीं है। एक तरफ यहां पर ईरान है, तो ईरान जो है, ईरान इज अगेंस्ट दिस, फॉर एग्जांपल हिजबुल्लाह जो उनका शाइट एक्चुअली लेबनान का जो ग्रुप है, फाइटर ग्रुप है, उसको ईरान सपोर्ट करता है और वो एक्चुअली इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इजराइल जो है यूएस का पार्टनर है। और ऐसे में सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब ईरान जी अपोनेंट है, लेकिन दोनों के ही रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू रशिया वो काफी क्लोज हैं। रशिया's करंट सिचुएशन रिलेशंस विद मिडिल ईस्ट। सबसे पहले तो बिफोर दिस यूक्रेन एक्चुअली इन्वेजन ऐसा माना जा रहा था, इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स यूज्ड टू से, कि पुतिन की जो जियोपॉलिटिकल एक्चुअली यू कैन से मास्टरी है वो मिडिल ईस्ट में काफी मजबूत है। और वो केवल यहीं तक नहीं है, इवन वो कहते थे कि एक्चुअली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहां पर एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रशिया ने फैला दिया है कि अगर यूएस बैकफुट पर करना चाहे पुतिन को यहां पर नहीं कर पाएगा। और उसका एक मेन रीजन क्या था? क्योंकि पुतिन के पास है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स विच वर वेरी मच नीडेड इन दिस मिडिल ईस्ट एज वेल एज अफ्रीका। तो सबसे पहले तो गन चाहिए आपको। पुतिन कह रहे थे हम देंगे आपको गन, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आपको ऑयल चाहिए, राइट, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। पुतिन कह रहे थे हम देंगे आपको। प्लस फिर ट्रेड के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स रशिया को बेचना चाहते हैं, प्लस रशिया से कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, वो भी एवेन्यूज पुतिन आपको दे रहे थे। कहा जा रहा था कि रशिया की जो वेपनरी है और जो उनकी वॉर मशीनरी है उससे आप टक्कर नहीं ले सकते। कई बार कहा जाता है कि जब तक चीजें पर्दे में रहती हैं तो काफी मजबूती महसूस होती है, लेकिन जब पर्दा उठता है तो कई बार हकीकत से वास्ता हो जाता है। तो अभी कहा जा रहा है कि पुतिन को जिस तरीके से चैलेंज एक्चुअली यूक्रेन में मिल रहा है, तो क्या अब पुतिन का जो क्लाउड था व्हेन इट कम्स टू वॉर मशीनरी, क्या वो बना रह जाएगा? तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई बैटल्स तो ऐसे हैं जिसमें सीरियस एक्चुअली नुकसान हुए हैं पुतिन की आर्मी को। तो ये क्वेश्चन करता है कि कहां है फिर आपकी वो मिलिट्री माइट। दूसरा, यूक्रेन, और अगर हम यूक्रेन के इशू की बात करें तो केवल यूक्रेन इशू नहीं है, यानी कि मिडिल ईस्ट
केवल यूक्रेन में इशू चल रहा है और उसमें पुतिन को डिफीट मिल रही है कुछ एरियाज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट जो है वो अपने तार काट लेगा रशिया से कि यार हम जो है लूजर्स की साइड नहीं होते, हम तो विनर्स की साइड होते हैं, हमें लगता है कि यूएस विनर होगा। ऐसा नहीं है। कितने सारे जो नेटवर्क हैं मिडिल ईस्ट के वो भी अभी कनेक्ट करते हैं रशिया से, एंड ऑल इज नॉट गुड बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड यूएस रिलेशंस, और इस वजह से दे आर गोइंग टू एक्चुअली हेज देयर रिस्क बाय अलाइनिंग विद रशिया। तो रशिया के पूरी तरह वो खिलाफ नहीं जाएंगे। पुतिन कहेंगे हम अब भी हैं रेस में, तो यू शुड नॉट अंडरमाइन आवर कैपेबिलिटी। मिडिल ईस्ट का डिसओरिएंटेशन यूएसए के साथ है क्यों? देखिए, यूएसए से उन्हें दो चीज चाहिए थी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। एक तो सिक्योरिटी गारंटी। अब गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है, ऐसा यूएस ने पिछले कुछ समय में प्रूफ कर दिया है। जैसे कि आपका इराक का जो क्राइसिस था, इराक में यूएस की फोर्सेस का आना, तो मुझे बताइए क्या इसमें वहां पर स्टेबिलिटी आई? इस एरिया में नहीं आई। अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो मुझे बताइए वहां पर जो हार्बर होंगे टेररिस्ट ग्रुप, उससे आसपास के देशों को भी नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद सिक्योरिटी गारंटी सऊदी अरब चाहता था कि भाई हमें खतरा है ईरान से, ईरान से बचा लोगे क्या? यूएस कहता था बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है, ईरान के खिलाफ हम सैंक्शंस लगा देंगे। आपने 2015 में सैंक्शंस लगाए, लेकिन क्या उन सैंक्शंस की वजह से कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया? नहीं। कई बार कहते हैं ना कि आपको खींचना भी एक लिमिट में चाहिए, एक ज्यादा खींच दिया तो नाउ वो इलास्टिसिटी चली जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहां लग रहा है ईरान के साथ डायनेमिक्स में। अब ईरान कह रहा है अब जो होता हो आप कर लो, क्योंकि हमने कहा आपसे लेकिन आप नहीं माने। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली प्लेड स्ट्रॉन्ग कार्ड वेयर इट वाज एक्सपेक्टेड कि एक बैलेंस की पॉलिसी ईरान के साथ यूज करनी चाहिए थी। जब मैं कह रहा हूं टफ कार्ड, तो इसका मतलब यह है कि सैंक्शंस को एस्केलेट करना उस समय पर जब ईरान कह रहा था कि देखो वी आर नॉट एनरिचिंग एनीमोर, बट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ these areas to be inspected। ईरान एश्योरिटी दे रहा था कि भाई देखो मिडिल ईस्ट में रीजनल सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी कंसर्न जो है उसके साथ हम भी अलाइन करते हैं, हम वहां पर आपके लिए खतरा नहीं पैदा करेंगे। लेकिन उस टाइम पर टफ स्टैंड लिया। फिर इसके बाद हमने देखा ईरान ने सऊदी पर अटैक भी किया, अरेमको अटैक आपने सुना होगा। तो ऐसे में एक तरीके से आपको नहीं लगता कि यूएस की जो सिक्योरिटी गारंटी थी इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, स्पेशली सऊदी अरब को, तो क्या वो सही में इस पर खरा उतर पाया? नहीं हो पाया। दूसरा वेपन, तो यूएस से वेपन्स चाहिए, ठीक है, वेपन्स इनको चाहिए तो यूएस के लिए भी वो फायदेमंद है। वेपन्स बिकते रहेंगे तो यूएस की जो कंपनीज है उनको फायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूएस जो है बैकफुट पर रहा इन कारणों की वजह से। पहला फेलियर इराक इन्वेजन। अब साथ में इसको ऐसे भी कनेक्ट करिएगा, रशिया के लिए नुकसानदायक था यूएस का इराक इन्वेजन। कारण आप मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कुछ इस तरीके से समझिए कि रशिया के पिलर्स थे मिडिल ईस्ट में जो कि रशिया को सपोर्ट करते थे। वन बीइंग सद्दाम हुसैन के टाइम पर जो रशिया और इराक की जो रिलेशनशिप दैट वाज फाइन। इवन रशिया का इवन इराक में जो इन्वेजन था उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल नहीं मिला था, क्योंकि वहां पर P5 नेशन में रशिया बैठा है। डिस्पाइट दिस यूएस ने इंटरवीन किया, और इंटरवीन किया तो उसके बाद फेलियर हुआ, क्योंकि इराक में वो सक्सेसफुल जो डेमोक्रेसी वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे वो हुई नहीं। लेकिन रशिया के लिए नुकसानदायक क्या हुआ? रशिया के लिए नुकसानदायक हुआ कि एक इंपॉर्टेंट जो एलाय था वो चला गया। तो रशिया को एक चीज एक्चुअली सीखने के लिए मिली उस टाइम पर कि केवल चुप बैठने से और कड़ी निंदा करने से कि ये गलत किया, यूएनएससी के हिसाब से चलना चाहिए था, इससे कुछ मिलने नहीं वाला। लेसन नंबर 1 वहां पर पुतिन को मिला। और अब मिडिल ईस्टर्न आसपास के देशों को क्या मिला? अनस्टेबिलिटी फैल गई। अनस्टेबिलिटी फैल गई तो उनके लिए भी क्राइसिस, क्योंकि वहां पर जहां पर अनस्टेबिलिटी होती है वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स हार्बर कर जाते हैं। अगर किसी देश के द्वारा आपके खिलाफ एक्शन होगा तो ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं कि अच्छा ये इनकी कैपिटल है, ये इनकी मिलिट्री है। लेकिन अगर आपके खिलाफ एक्शन टेररिस्ट ग्रुप्स ले रहे हैं तो कहां ढूंढेंगे उनको, राइट? तो ट्रांसनेशनल एक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना वो टफ हो जाता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी बताया ये फेलियर, और फिर इराक सऊदी अरब पर। अब शिफ्टिंग एक और रीजन है जिससे मिडिल ईस्ट एक्चुअली सोच रहा है कि हमें ज्यादा जो है अलाइन यूएस के साथ होना नहीं चाहिए। कारण हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि यूएस की पॉलिसी अब जो है एशिया पाइवट पॉलिसी है। कहने का मतलब यह है कि पहले उनका फोकस मिडिल ईस्ट था, लेकिन अब उनका फोकस एशिया हो रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, मिडिल ईस्ट की जरूरत तो बनी रहेगी क्योंकि ऑयल है वहां पर, लेकिन
जैसे यूएस में शेल गैस का एक्चुअली इजाद हो जाता है, डिस्कवर हो जाती है, उसके बाद यूएस अपने रिजर्व्स बना लेता है, शेल गैस के मेजर एक्सपोर्टर भी बन जाता है, ऑयल रिजर्व्स भी एक्सप्लोर करने लगता है नए नए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपकी जरूरत कम हो जाती है। तो जिसकी जरूरत कम वहां पर इंटरेस्ट कम। अब इंटरेस्ट कहां शिफ्ट होगा? दूसरी तरफ होगा, जहां पर उसे नई मार्केट्स को सिक्योर करना, उन मार्केट्स को सिक्योर करना है जहां पर चाइना कैप्चर कर सकता है। तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए एशिया की तरफ फोकस कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट कह रहा है तो हमारे तो पालनहार फिर कौन होंगे? पुतिन होंगे, तो उनके साथ अलाइनमेंट जरूरी होगा। तो यही यहां पर डायनेमिक्स मैंने बताई है कि वो हेज कर रहे हैं अपने रिस्क को बाय अलाइनिंग विद रशिया। वो इंतजार कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू क्लियरली स्टैंड अगेंस्ट रशिया, क्योंकि पुतिन कहेगा अच्छा जब ये एशिया पर फोकस करेंगे फिर आपको जो चाहिएगा वो कौन देगा। अब ये इतना भी डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर की जो तय है एक एक देश को एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाला हूं। मिडिल ईस्ट वॉलंटियर्स वो आए हैं पुतिन के साथ, पुतिन के सपोर्ट में, तो उन्होंने कहा ठीक है आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये 16,000 वॉलंटियर्स यूक्रेन में लड़ने चले गए पुतिन की तरफ से, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक्चुअली पुतिन रिमेन द इंटरवेंशनिस्ट पावर इन मिडिल ईस्ट। जो इराक वाला लेसन था उससे एक बात सीख गए थे कि भाई चुप बैठने से होगा नहीं कुछ। उसके बाद एक दूसरा पिलर पुतिन का मोहम्मद गद्दाफी, लीबिया की मैं बात करूं, मैंने कहा था ना मेना यानी कि नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, पुतिन ने हैवी इन्वेस्टमेंट किए थे लीबिया में, मतलब वेपन्स भी बेच रहे थे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्ट कर रहे थे। लीबिया अपने आप में ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, रशिया ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, तो उस अलाइनमेंट में भी रिलेशन थे कि हम रेगुलेट करेंगे ऑयल प्राइसेस को, और वहां पर गद्दाफी को हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, और यूएस का उसमें सपोर्ट रहता है रेबल्स को सपोर्ट करने में। तो ऐसे में एक और पिलर जो रशिया का जो स्टेक होल्डर था मिडिल ईस्ट में और मेना वाले एरिया में, वो चला जाता है। तो पुतिन को सीख मिल जाती है कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, यानी कि विदाउट पुटिंग फुट्स ऑन द ग्राउंड रशिया कैन नॉट एक्चुअली सिक्योर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट। इसका मतलब है कि बिना अपनी फोर्सेस को उतारे इस एरिया में काम चलेगा नहीं। प्लस इनकी जो आपसी रंजिशें हैं उसमें भी एक बैलेंस करके साइड्स लेनी पड़ेगी, जिससे कि चाहे इजराइल हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे टर्की हो, इन सबको ये हो कि भाई इनके इंटरेस्ट के लिए रशिया जरूरी। कैसे है वो जरूरी अभी एक एक करके बताने वाला हूं, सब चीज समझ में आ जाएंगी आपके। तो ऐसे में अभी ये फायदेमंद इस वजह से था कि वो क्योंकि इंटरवेंशनिस्ट पावर है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में, तो अगर सीरिया में वो इंटरवीन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो मर्सनरी फाइटर्स है जिनको पैसा दिया गया है पुतिन द्वारा और उनके जो होमलैंड को सिक्योर किया गया है, तो वो तो कहेंगे ना कि अब आपको हमारी जरूरत है, हम आएंगे आपके साथ, क्योंकि हम पश्चिमी देशों के खिलाफ है। पुतिन इज प्रोजेक्टिंग कि हम यूएस लेड वेस्टर्न ऑर्डर के खिलाफ हैं। ये लड़ाई केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है यूएस की हेजेमनी की लड़ाई, यूएस के इंटरवेंशन की लड़ाई, यूएस जो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करना चाहता है पुतिन के लिए। तो पुतिन इज प्रोजेक्टिंग कि आज मेरे लिए जो कर रहा है, इससे पहले मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी का कारण यूएस है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि अच्छा हम तो शुरू से यूएस के खिलाफ थे। बिल्कुल सही कहा आपने, यूक्रेन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, यूक्रेनियन से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम यूएस की जो एक्चुअली फॉरवर्ड फुटिंग वो करना चाहता है, रशिया के लिए जो सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा करना चाहता है बाय प्लेसिंग नेटो एसेट्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, तो वो नहीं वो करना देना चाहते। नाउ अब मिडिल ईस्ट को और क्यों जरूरत है? मैंने अभी बताया था आपको, ऑयल की जरूरत है, गन की जरूरत है और आपके मनी की जरूरत है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो तीनों से क्या फायदा होगा? सिक्योरिटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगा। और ये किसको फायदा नहीं चाहिए भाई? हर किसी को फायदा चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए। और आप सबको पता होगा कि देखिए व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। तो मिडिल ईस्टर्न नेशंस भी कह रहे हैं हमारे लिए मैटर करता है नेशनल इंटरेस्ट। आप सिक्योरिटी को ज्यादा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया और इजराइल, आप कहेंगे सर इजराइल तो यूएस का पार्टनर है, फिर यहां पर ये रशिया और इजराइल में अलाइनमेंट क्लोज हो सकती है क्या? जी हां है। फॉर एग्जाम्पल सीरियन क्राइसिस को लेकर देखते हैं। देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, क्योंकि सीरिया में जो सरकार है बशर अल असद की शिया, और यहां पर ईरान शिया, और वहां पर लेबनान का जो ग्रुप है हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप, उसको सपोर्ट करता है ईरान, वो भी शिया। तो एक्चुअली ये जो शाइट एक्सेस है, ये इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है। आप कहोगे सर इजराइल को क्या लेना देना, इतने दूर क्यों जाना है? जरा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर देखिए कहां है लेबनान, ये रहा लेबनान, और लेबनान में वो हिजबुल्लाह ग्रुप है, कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। और यहां पर है इजराइल, और वो मुश्किल किसके लिए खड़ा कर रहा है? इजराइल के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर ये ग्रुप ईरान से समर्थित है, और अभी सीरिया देखिए ये इजराइल है, इसके जस्ट ऊपर है सीरिया, अगर यहां पर
ये ग्रुप अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इजराइल चाहेगा कि इस ग्रुप को, क्योंकि ईरान से समर्थित है और इराक के इसके इजराइल के खिलाफ है, तो एक्चुअली इसको काउंटर किया जाए। अब काउंटर करने में अब आप कहेंगे कि सर यानी कि ये रशिया इनको अलाउ करेगा क्या कि ईरान को काउंटर करना? तो एक्चुअली रशिया यहां पर एक बैलेंस गेम खेलता है। रशिया क्या करता है, रशिया कहता है कि ठीक है, जो प्रॉक्सी है ना ईरान के, प्रॉक्सी ईरान के डायरेक्ट खिलाफ में नहीं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी, यानी कि ईरान जो है कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को, रेबल्स को जो पैसा देता है, वो क्योंकि सीरिया पास है किसके, इजराइल के, आगे वो इजराइल पर भी हमला कर सकते हैं, इजराइल को भी कमजोर कर सकते हैं। तो इजराइल खेलता है ऑफेंसिव पॉलिसी। ऑफेंसिव पॉलिसी का मतलब है हम इंतजार नहीं करेंगे कि आप मजबूत हो जाएंगे, फिर आप एक मिसाइल हमारे घर में दागेंगे, कुछ आतंकवादी हमला करेंगे और तब हम कहेंगे ओहो आप हमारे दुश्मन हैं क्या, चलो हम आते हैं आप पर अटैक करने। नहीं नहीं, इसको हम, ये जो आते हैं आप पर अटैक करने, तो डिफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है पहले आप ऑफेंस करो, जहां पर आपको लग रहा है खतरा हो सकता है पहले वहां पर खत्म कर दो ना, इंतजार क्यों करना कि वो इतने मजबूत हों। तो ऐसे में इजराइल कहता है देखो रशिया, हमें अपने आप को बचाना है, ये हम इनके ये अरब नेशन जो हमारे शुरू से खिलाफ रहे हैं। रशिया कहता है टेंशन मत लो तुम, इजराइल जो ईरान के प्रॉक्सी हैं इनको निपटाना चाहते हो? इजराइल कहता है हाँ जी इनको निपटाना चाहते हैं, टेंशन न लो, हमारी फोर्सेस वहां पर हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस आंखें बंद कर लेंगी जब आप ईरान के प्रॉक्सी को उड़ाओगे। तो इजराइल कहता है बहुत अच्छी बात। अब इससे यूएस भी परेशान, कारण क्योंकि इजराइल अगर रशिया के साथ इस वजह से यहां पर अलाइन होता है, तो यूएस कहेगा यार इजराइल मतलब तुम्हें बनाया हमने, समर्थन हम देते आए हैं और तुम यहां पर रशिया के साथ। लेकिन इजराइल कहता आप भी समझा करो ना, ये रियलिज्म है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, मैं अपने आप को बचाऊंगा नहीं क्या? तो ठीक है भाई। प्लस अब आप कहेंगे कि रशिया और यूएई कैसे? रशिया और यूएई इस वजह से क्योंकि यहां पर लीबिया में जो सरकार है, तो अब लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी तो चले गए, अब यूएई की जो हुकूमत है वो वहां पर एक वॉर लॉर्ड को पैसा सपोर्ट कर रही है कि वहां पर अगर लीबिया में, नदर्न अफ्रीकन कंट्री में अगर यूएई के हिसाब से एक सरकार रहेगी तो यूएई के लिए फायदा होगा। आप कहेंगे सर यूएई तो हमें ऐसे लोग लगते हैं शांति समृद्धि के प्रतीक हैं ये लोग, दुबई एंड अदर एमिराट्स, इनको क्या लेना देना अबू धाबी वगैरह को, क्यों ये चक्कर में पड़ रहे हैं? वॉरलॉर्ड्स के चक्कर में पड़ना जरूरी है, कारण यूएई इज लाइक द बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट हब फॉर नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि जो नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इजिप्ट, लीबिया, तो इन कंट्रीज का जो ट्रेड है, अगर यूरोप से भी ट्रेड होना है, इवन हम भी सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएई के साथ जो हमारा पैक्ट है उसमें हम इस चीज का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि यूएई का जो ट्रांसशिपमेंट हब है इसका इस्तेमाल करके हम नदर्न अफ्रीका में अपना ट्रेड बढ़ाएं। तो यूएई चाहता है कि भाई ट्रेड बढ़ेगा तभी जब वहां पर एक स्थिर सरकार होगी। तो अल्टीमेटली अगर सब लड़ रहे हैं आपस में, सिविल वॉर वाली कंडीशन है, तो किसी ना किसी पर तो अपना हाथ रखना पड़ेगा ना, और हाथ केवल ऐसा हाथ नहीं रखा जाता, पैसा खर्च होता है। तो ऐसे में यूएई अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जिस वॉरलॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में रशिया कहता है भाई हमारे भी इंटरेस्ट वहां से अलाइन है, तो ठीक है हम दोनों मिलकर लीबिया में सेम इंटरेस्ट रखते हैं। और देखिए यूएई की अलाइनमेंट यूएस के साथ भी है, लेकिन जब लीबिया की बात करें तो यूएई कहेगा यूएस तुम नाराज मत हो ना, देखो रशिया हमारी जरूरत है क्योंकि वी आर प्लेसिंग बेट ऑन द सेम वॉरलॉर्ड। रशिया एंड ईरान ये सीरिया में सेम अलाइनमेंट रखते हैं। आप कहेंगे अब ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से, अभी बताया आपको, बशर अल असद की सरकार तो ये समझ लीजिए खत्म होते होते बची है। एक समय ऐसा हो गया था कि सीरिया में 1/4 एरिया में रह गई थी सीरिया की सरकार, यानी कि बशर अल असद की सरकार, बाकी जो है रिबेल खड़े हो गए थे, इधर आइसिस खड़ा हो गया था, उधर कुर्दिश खड़े हो गए थे। अब पुतिन ने कहा यार मैंने सद्दाम को खो दिया, मैंने मोहम्मद गद्दाफी को खो दिया, बशर अल असद तुम ही एक मेरे पिलर बचे हो इस एरिया में, तुम्हें नहीं मैं खाऊंगा। बशर अल असद ने कहा यही मैं चाहता था सरकार, आइए आप, तो आपको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी। पुतिन ने कहा टेंशन ही मत लो, हम भेजेंगे आर्मी। आप सोच रहे होंगे अच्छा मतलब ये बशर अल असद के प्रति प्यार था, इस वजह से एक्चुअली इस वजह से वो बूट्स वहां पर भेजें, क्योंकि ठीक है बशर अल असद के साथ अलाइनमेंट है, लेकिन सीरिया की मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स में हैसियत क्या है कि इसके लिए इतने सारे जवान कुर्बान कर देंगे? देखिए नहीं, ऐसा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीरिया की लोकेशन देखिए, सीरिया की लोकेशन ऐसी है कि मिडिल ईस्टर्न जो आपका जो मिडिल ईस्टर्न नेशंस में सीरिया की लोकेशन ऐसी है कि जो मेडिटेरियन है, वो जो कोस्ट है उसमें रशिया इंटरेस्टेड है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये देखिए, ये रहा सीरिया, और यहां पर देखिए मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी में यहां पर एक पोर्ट है टेट्रस, तो उसमें एक्चुअली रशिया का खासा इंटरेस्ट है। तो रशिया कहेगा कि भाई हम यहां पर मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। बशर अल असद कहेगा आइए सरकार क्या दिक्कत है, हमें तो खुद जरूरत है आपकी, बार बार मुझे परेशान करते हैं, आपकी फोर्सेस रहेंगी तो थोड़ा डर कर रहेंगे। रशिया कहेगा मुझे टेट्रस पोर्ट का इस्तेमाल करना है अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, तो बशर अल असद कहेगा यार ये तो दिक्कत वाली आप बात कर रहे हैं,
तो फिर पुतिन कहेंगे अच्छा मैं फोर्सेस हटा लूं क्या, फिर जो तुम सरकार है ये भी नहीं रहेगी तुम्हारी, अभी 1/4 थी, अभी कम से कम आधे हिस्से में तो आए हो। तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो मिडिल ईस्टर्न वाला एरिया है इसमें भी पुतिन के एक्चुअली स्ट्रिक्स हैं, इस वजह से मतलब क्योंकि मेडिटेरियन सी जो है ये महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपको लगता है अगर सीरिया जो है कहीं बीच में होता तो आपको लगता है इतना इन्वेस्टमेंट पुतिन करते? नहीं। देखिए यहां पे ये लोकेशन बड़ी काम आ गई बशर असद के, ये भी एक रीजन है, राइट। तो इस वजह से अब क्योंकि सीरिया में शाइट सरकार है तो ईरान चाहता है भाई शिया जो बशर असद है वो रहें, क्योंकि वो क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं ईरान के। जब सऊदी अरब और जो यूएई और ये नेशंस जब ईरान के खिलाफ होते हैं तो बशर असद कहते हैं हम भाई भाई हैं, टेंशन मत लो आप। तो ऐसे में ईरान कहता है भाई तुम्हें तो बचाना जरूरी है, तुम्हें तो भाई भाई बताते हो मैं। अब ट्रेड की बात करें, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, लेबनान, इजिप्ट, इन सब को इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है रशिया और यूक्रेन से वीट की। तो मुझे बताइए अब रशिया कहेगा अच्छा चलो ऐसा करो तुम सब यूएस के सपोर्ट में हो जाओ, मैं यूक्रेन में वॉर करूंगा लेकिन तुम जाओ यूएस के सपोर्ट में हो जाओ। तो ये कहेंगे रोटी कैसे खाएंगे सर? तो पुतिन कहेंगे यही तो इंडिकेशन देना चाह रहा था, बहकावे में नहीं आना, भावनाओं में नहीं बहना, अल्टीमेटली सबसे पहले रोटी, और वो कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। तो कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे देना कि मैं इंपोर्ट आपके यहाँ रोक दूँ और फिर टेंशन में आ जाओ, वहाँ पर जनता सड़कों पे आ जाए, तुम्हारी हुकूमत चली जाए। तो कह रहे कोई टेंशन की बात नहीं है। यूएई में देखिए इन्वेस्टमेंट आता है रशिया से, तो यूएई कह रहा है देखो यूएस तुम जो सैंक्शन कर रहे हो ना, इसमें थोड़ा हमें एक्सेप्शन रखना, क्योंकि रशियन इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है। एनर्जी की बात करें, अभी अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, नो ओपेक चर्चा में था, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस है क्या? देखिए ओपेक का मतलब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस, तो यानी कि मेजर ऑयल सप्लायर ये है। अब मुझे बताइए अगर मेजर ऑयल सप्लायर ये हैं, अगर ये अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दें तो मुझे बताइए सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी? सप्लाई कम होगी और डिमांड तो बनी होती है ऑयल की, सबको चाहिए ऑयल, तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एक ऐसी स्थिति होगी कि हम सप्लाई कम करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे और कम सामान बेचेंगे, लेकिन पैसा ज़्यादा कमाएंगे क्योंकि अब दाम बढ़ गए हैं। तो ओपेक में तो ये जो आपको डार्क ब्लू दिख रहा है ये सब ओपेक है, और ये जो आपको लाइट दिख रहा है अब इसको मिलाकर ये ओपेक प्लस है, यानी कि देखिए यहां पर रशिया भी आ गया है, राइट। तो यानी कि अब ओपेक कंट्रीज को पता है कि भाई बार बार जो यूएस है ये हमारा आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है। जैसे कि सऊदी अरब से मांग करी कि भाई आप अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाइए, सप्लाई को बढ़ाइए। सऊदी अरब ने कहा कि आपसे कहकर बढ़ाएंगे क्या? बाइडेन ने कहा हाँ बढ़ाएंगे हमसे कहकर, आपको नहीं पता हम इतनी बड़ी सुपर पावर है। दे आर सेइंग कि सर वो देख रहे हो ये कौन है? रशिया है। और ये देख रहे हो ये क्या है सर? ओपेक प्लस। यानी कि ये भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है और इनके साथ मिलकर हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे में रेगुलेट ऑयल सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल करना ये इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अभी अभी जो रिसेंट फैसला था तो उसमें भी सऊदी अरब का यही स्टैंड था कि देखिए हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से हम सप्लाई को थोड़ा यू कैन से लिमिट कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें रशिया की जरूरत है। नाउ इंटरेस्ट ऑफ मेजर कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट विद रशिया, अब एक एक करके बात करते हैं। सऊदी अरब, अब देखिए सऊदी अरब को दो चीज चाहिए, यूएस से चाहिए रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी दे पाया क्या? नहीं, अनस्टेबिलिटी है, अरामको पर अटैक हो गया, आसपास सिविल वॉर जैसी कंडीशन खड़ी कर दी, और दूसरी तरफ है ऑयल प्राइस को रेगुलेट करने में रशिया की हेल्प। तो आपको नहीं लगता इधर यूएस खींच रहा है, इधर रशिया खींच रहा है, तो अब सऊदी अरब जिस तरफ जाना चाहेगा उस तरफ जाएगा। मान लीजिए बैलेंस फोर्स है तो सऊदी अरब कहेगा मैं तो इस साइड जाऊंगा, कारण तुमसे तो ये हो नहीं पा रहा, तुम लेकिन ऑयल प्राइस बढ़ाकर कम से कम पैसा तो कमा लें। रशिया केम इन सपोर्ट ऑफ सऊदी अरब, दो इंस्टेंसेस, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले जर्नलिस्ट जमाल कोशकी इनकी जो हत्या हुई थी उसमें जो सऊदी प्रिंस हैं उनका नाम आ रहा था, तो उस टाइम पर रशिया ने कहा टेंशन मत लो, हमारा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। तो क्योंकि सीरिया में जब से रशिया की फोर्सेस उतरी हैं उसके बाद से कहा जा रहा है 18,000 एक्चुअली लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 7,000 के आसपास सिविलियंस हैं। तो यार 7,000 सिविलियंस हमने निपटा दिए हैं फॉर आर मिडल ईस्ट पॉलिसी। तो यार एक जर्नलिस्ट क्या ही दिक्कत है। और वो कह रहे हैं जो तुम्हें आरोप लगा रहे हैं यूएस खुद देखना जरा क्या हाल हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ है, लीबिया में क्या हाल हुआ है, इराक में। तो हु इज टीचिंग यू लेसन? तो सऊदी सिंह यही तो मैं कह रहा था। तो आप और हम एक ही भावनाएं रखते हैं। G20 में भी दे हैव शोड वेरी क्लोजनेस। टर्की, अब टर्की का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा रोचक है। एक तरफ टर्की रशिया से खरीदता है S-400 और एक तरफ यही टर्की नेटो का पार्ट भी है। यूएस इस पर सैंक्शंस लगाता है। टर्की कहता है रशिया और हम दोनों एक चीज के खिलाफ है। रशिया कहता है बोलो जोर से क्या? वो कहता है यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो रशिया कहता है ठीक है, बिल्कुल इसी वजह से हम दोनों एक हैं। लेकिन टर्की सीरिया के साथ क्योंकि बॉर्डर रखता है, तो टर्की कहता है देखो रशिया सीरिया के साथ बॉर्डर है
और अगर बशर असद की सरकार कमजोर है, वहां पर रेबेलियंस बढ़ रहे हैं, तो रिफ्यूजी क्राइसिस टर्की में हो जाता है। तो ऐसे में टर्की को तो कुछ ना कुछ स्टेक्स वहां पर रखने पड़ेंगे। तो ऐसे में हालांकि रशिया के पास इतनी पावर है कि वो चाहता तो टर्की को बैकफुट पर कर सकता था इन सीरिया, लेकिन वो भी चाहते हैं कि नहीं, टर्की भी थोड़ा उलझा रहे यहां पर। ठीक है, द रीजन इज क्योंकि नेटो का पार्ट है ना, और अगर रशिया एंड टर्की आर कमिंग टुगेदर तो एक तरीके से नेटो में दरार दिखेगी। तो इस वजह से टर्की के साथ ये अलाइनमेंट है इनका। ये रशिया, मैंने ये आपको स्टोरी बताई है, ये रहा वो टार्टस पोर्ट जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था अभी फिलहाल, राइट। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, रशिया इन द मिडिल ईस्ट फ्रॉम साइडलाइंस टू सेंटर स्टेज। साइडलाइन पर था पहले रशिया, अब सेंटर स्टेज में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स। साइडलाइन पे कब? जब वो इराक में इन्वेजन हो गया, जब लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी चले गए, और अब सेंटर स्टेज पर है क्योंकि सीरिया में अब खुद उनके मिलिट्री प्रेजेंट है। तो इसकी जो पूरी कहानी है जो अभी मैंने आपको बताई है, वो ये कहानी इसमें भी एक्चुअली यूरोपियन पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो ये कहानी इसमें दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है। नाउ इजिप्ट, अब इजिप्ट के साथ क्या है, इजिप्ट को चाहिए वेपन। रशिया कहता है वेपन चाहिए, हमसे लोगे कि नहीं? वो कह रहे हैं बिल्कुल आपसे लेंगे। प्लस इजिप्ट और लीबिया का बॉर्डर है, जरा ये देखिए, ये रहा इजिप्ट और ये रहा लीबिया। अब लीबिया में मोअम्मर गद्दाफी को उड़वा दिया है आपने, और वहां पर जो है सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हैं, तो जाहिर सी बात है अनस्टेबिलिटी होगी। तो इजिप्ट के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इजिप्ट कहीं ना कहीं अपने स्टेक्स रखेगा कि यहां पर स्टेबिलिटी आए। ऐसे में रशिया का जो वागनर ग्रुप है, आप इसके बारे में सर्च करेंगे, बड़ा ही रोचक बात है कि एक तरीके से प्राइवेट आर्मी कही जाती है पुतिन की, यानी कि एक तरीके से ये प्राइवेट मतलब मर्सनरीज हैं इसमें, कि ये पैसा लेते हैं और यहां पर फाइट करते हैं। तो अब ये जो वैगनर ग्रुप प्रेजेंट है, ये इजिप्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इजिप्ट इसके थ्रू अपने स्टेक्स वहां पर स्टेबल करना चाहता है कि भाई यहां से इजिप्ट को दिक्कत ना हो। तो रशिया कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा वैगनर ग्रुप वहां प्रेजेंट है, अपने बंदे हैं, पैसा जा रहा है इनको, मर्सनरी फाइटर्स हैं, इससे पहले इनका इस्तेमाल हम दुनिया के कई इलाकों में कर चुके हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यूएस के सपोर्ट में हो क्या? इजिप्ट कह रहा है कैसी बात कर रहे हैं सर, यूएस के सपोर्ट में कैसे हो जाएंगे यूक्रेन वाले मुद्दे पर? हम तो आपके साथ हैं। वो कह रहा है बिल्कुल सही, स्टेबल रहो, अब तुम वहां दिक्कत करी तो समझ रहे हो बॉर्डर पे दिक्कत हो जाएगी, तो यूक्रेन वाले मामले पर आंख बंद कर लेते हैं। ईरान कह रहा है कॉमन एडवर्सरी हमारा यूएस है, आपका भी दुश्मन यूएस, हमारा भी दुश्मन यूएस। तो रशिया कह रहा है फिर तुम्हें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ईरान कह रहा है नहीं यार, हम तो खुद समझदार हैं। प्लस ईरान कह रहा है सर हमारी ना दुनिया की बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो पुतिन कह रहा है हम कैसे मान लें? ईरान कह रहा है हम देते हैं ना आपको ड्रोन, उसको इस्तेमाल कीजिए यूक्रेन में। तो ये भी एक्चुअली वॉशिंगटन एक्चुअली बेस्ड कई थिंक टैंक्स ने भी इस पर रिपोर्ट बताई थी अभी कि हाँ दिस इज एक्चुअली यू कैन से ईरान इज पुटिंग वेपन्स इन रशियाज हैंड। इजराइल तो आपको बताया अभी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है वहां पर, यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं सीरिया में उसको न्यूट्रल करना चाहता है, कहीं उनको दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसे में अगर अब मॉस्को एंड जो तेहरान है, यानी कि ईरान और रशिया और ज्यादा क्लोज आ गए, तो अब इनका प्रॉक्सी वार कब तक चल पाएगा? फिलहाल मतलब अभी तो बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं, ईरान को भी जरूरत है रशिया की, रशिया को जरूरत है ईरान की। और रशिया जो है कह रहा है कि ठीक है, अगर इनके प्रॉक्सी को निपटाना हो, जिनको ये पैसा दे रहे हैं रेबल ग्रुप को, हम चुप रहेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गए ईरान और रशिया, तो इजराइल कह रहा है मेरा फिर क्या होगा? जो मैं अपनी प्रॉक्सी को उड़ा रहा था, पुतिन कहेंगे अब तो हम अपनी आंखें खोल के रखेंगे और अब नहीं ऐसा करने देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। तो कंक्लूजन के तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त एक्चुअली इंटर मिक्सिंग हो रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो रही है बिटवीन दिस मिडिल ईस्टर्न नेशंस, और आपको ये आसानी से समझ में आ गई होगी। तभी मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट कि एक आर्टिकल आया है उसमें कुछ करंट इवेंट आया है, पूरी डायनेमिक्स अगर आपको समझ में आ जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कुछ लोग कि ये एक न्यू कोल्ड वॉर है, लेकिन कहा जा रहा है एक न्यू कोल्ड वॉर नहीं है। और एक्चुअली मिडिल ईस्ट के जो रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में वॉर के बाद कुछ बदले हैं, क्योंकि ये जो रिलेशंस होते हैं वो इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं। इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट वैसी ही है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर विद सीरिया, इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी का फेवरेट है। तो ऐसे में जो एक्चुअली एरिया चर्चा में हो उसके एक्चुअली मैप के आसपास तो आप मतलब ऐसा कनेक्ट बना लिया करिए कि जैसे आप उस एरिया में घूम कर आए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। नेमोनिक बना लिया करिए, फर्स्ट वर्ड इनका ले लिया करिए अल्फाबेट और फिर नेमोनिक, इससे आप कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट रिमेन्स अलाइंड विद रशिया डिस्पाइट यूक्रेन वॉर, प्रेशर फ्रॉम वेस्ट एंड लाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने डिस्कशन किया उसी से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। मुझे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, यही इस वीडियो का पर्पस था। ये जो पीडीएफ है आपको यहां पर मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप यहां से ले लीजिएगा, ठीक है? और कोई आपका डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।